Hey guys, welcome back to my channel. Today I'm going to explain the second part of Queen Love and War. So guys, it's a Korean drama. कई ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जिनको ये कंप्लेन है कि उनको ये ड्रामा थोड़ा कम पसंद आया है, तो ये सिर्फ अभी पार्ट 1 ही एक्सप्लेन हुआ है। आप इसे देखिए तो सही, आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगा। और वैसे भी ये एक छोटा ड्रामा है, तो प्लीज़ इसे देख लीजिए। इसके बाद मैं एक चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करूँगी। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यून की को एक ऑफिशियल किडनैप कर लेता है और उसे उसके पेरेंट्स से मिलाने के लिए ले जाता है। उसके पिता की नज़र जब उस पर पड़ती है तो वो शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि एक मरी हुई लड़की जिंदा कैसे हो सकती है, या फिर ये उनकी दूसरी बेटी है जो कि बहुत सालों पहले उनसे बिछड़ गई थी। इसके बाद वो ऑफिशियल उनकी को बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, क्योंकि तुम्हारी बहन की शादी की गई थी और उसकी मौत हो गई है, जिसकी वजह से किंग बहुत परेशान है और उसे देशद्रोह माना जा रहा है। हालांकि यूनकी ने अपने पेरेंट्स को कई सालों के बाद देखा था, लेकिन फिर भी उसे उनके लिए बहुत दुख होता है और वो उनके लिए कुछ करना चाहती है। उधर क्यूंग अपनी मरी हुई रानी की लाश के साथ बैठा रहता है और वो उसे कहीं भी जाने नहीं देना चाहता। क्यूंग की दादी लाश को फेंकने के लिए कहती है तो क्यूंग एकदम नाराज हो जाता है और उनसे ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन सभी आदमी क्यूंग को कस के पकड़ लेते हैं और उसकी बीवी की लाश को उससे दूर ले जाया जाता है और एक जंगल में ले जाकर उसकी बीवी की लाश को फेंक दिया जाता है। और तभी यूनकी वहां पहुंच जाती है और अपनी जुड़वा बहन की लाश को अपने सामने देखकर वो रोने लगती है और धीरे धीरे उसकी मेमोरी भी वापस आ जाती है और उसे याद आ जाता है कि वो अपनी बहन को बचपन में प्यार से उन्नी बुलाया करती थी। और इसके बाद उनके बचपन के सीन्स दिखाए जाते हैं। दोनों बहनों में थोड़ा ही अंतर था, लेकिन कैंग बड़ी थी और उनकी छोटी थी। जहाँ उनकी बहुत ही नॉटी थी और किसी की बात नहीं मानती थी, वही कैंग बहुत ही सिंसियर थी। उन दोनों को पैलेस से एक साथ बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि उनकी माँ किसी को नहीं बताना चाहती थी कि उनकी जुड़वा बेटियां हैं, इसलिए एक बार में वो अपनी एक ही बेटी को बाहर भेजती थी। क्योंकि उनकी बहुत ही नॉटी थी, इसलिए उसका बाहर जाने का मन होता है और वो अपनी बहन कैंग को समझा बुझाकर अपने पिता के साथ बाहर जाने के लिए परमिशन मांगने जाती है। लेकिन उसके पिता उसे ये कहकर मना कर देते हैं कि तुम हमारे साथ बाहर जा तो सकती हो, लेकिन आज नहीं, किसी और दिन। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि उनकी बहुत ही नॉटी थी, वो अपने पेरेंट्स के जाने के बाद छुपते छुपाते वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते वो एक गरीब लड़के से टकरा जाती है जो कुछ सामान चुरा कर भाग रहा होता है। और उस लड़के के पीछे भागता हुआ प्रिंस कैंग आ रहा होता है। कैंग की मम्मी का ब्रेसलेट वो लड़का चुरा कर भाग रहा था। यूनकी उस लड़के को पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तुम क्या चुरा कर भाग रहे हो और क्यों। तो वो लड़का रोने लगता है और उससे कहता है कि मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब है और मेरे पास उनकी दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, इसीलिए मुझे चोरी करनी पड़ी। यूनकी दिल की बहुत अच्छी थी, इसीलिए वो उसे अपने पास से कुछ पैसे देती है और उसे प्रिंस से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। लेकिन प्रिंस क्योंग बचपन में बहुत ही रूड था और रूल्स को फॉलो करने वाला था, इसीलिए उसे यूनकी की ये बात पसंद नहीं आती कि उसने एक चोर को इतनी आसानी से जाने दिया। और वो यूनकी से कहता है कि मैं तुम्हें अपने टीचर से बुलाता हूँ, वो तुम्हें बताएंगे कि रूल किस तरह से फॉलो करने चाहिए। और वो यूनकी का हाथ अपने साथ बांधकर उसे ले जाता है। प्रिंस क्योंग के जो टीचर थे वो यूनकी के पिता ही थे, जो कि बहुत अच्छे इंसान थे। चलते चलते यूनकी को एक लेडी दिखाई देती है जो कि अपने बेटे की चिट्ठी लेकर यूनकी के पास आई होती है और उसे पढ़ने के लिए कहती है। और चिट्ठी पढ़ते पढ़ते वो औरत रोने लगती है। इसके बाद यूनकी उस औरत से कहती है कि क्या आप अपने बेटे को कुछ जवाब भेजना चाहती हैं, मैं आपके लिए लेटर लिख सकती हूँ। यूनकी की अच्छाई देखकर प्रिंस क्योंग उसकी तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगता है। इसके बाद वो यूनकी का हाथ पकड़कर उसे कुछ लिखना सिखाता है। और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली में बचपन में क्योंग जिस लड़की को मिला था वो लड़की नहीं थी जो मर चुकी है, बल्कि वो उसकी बहन यानी कि यूनकी थी। लेकिन क्योंकि दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है, इसलिए वो कैंग को यूनकी समझ लेता है। जिस वक्त ये दोनों स्कूल के बाहर बैठकर अपने टीचर के आने का वेट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ लेफ्ट मिनिस्टर आता है और उन सब पर अटैक करवा देता है, जिसे देखकर सब लोग वहां से भागने लगते हैं, प्रिंस क्योंग भी। लेकिन भागते भागते उसका एक बैच वहां पर गिर जाता है, जिसे देखकर लेफ्ट मिनिस्टर को ये समझ आ जाता है कि प्रिंस यही था और उसने सब कुछ देख लिया है। प्रिंस और यूनकी दोनों भागते भागते एक छोटे से रूम में जाकर छिप जाते हैं। प्रिंस के पैर में चोट लगी होती है। यूनकी बहुत ही प्यार से प्रिंस के पैर में दवा लगाकर पट्टी बांध देती है और प्रिंस उसे घूरने लगता है। इसके बाद यूनकी प्रिंस के लिए डॉक्टर को बुलाने जाती है, लेकिन उसके जाने से पहले प्रिंस उससे वादा करता है कि मैं कभी भी तुम्हें नहीं भूलूंगा।
युनकी तो चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद प्रिंस को ढूंढते ढूंढते उनके लोग वहां आ जाते हैं, जो प्रिंस को अपने साथ पैलेस ले जाते हैं। यही प्रिंस की और युनकी की पहली और आखिरी मुलाकात थी, और इसी छोटी सी मुलाकात के बाद ही प्रिंस के दिल में युनकी बस चुकी थी। यही फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। इसके बाद क्यूंग को दिखाया जाता है, जो अपने आदमियों से कहता है कि मुझे किसी भी हाल में कैंग की लाश को ढूंढ कर लेकर आओ। दूसरी ओर युनकी अपने भाई जैसे फ्रेंड जिसका नाम की वॉल है, उससे कहती है कि मुझे किसी भी हाल में एविडेंस ढूंढने होंगे और अपने पेरेंट्स को बेगुनाह साबित करना होगा। मैं उन्हें दोबारा नहीं खो सकती। तो वेल उससे कहता है कि अगर तुम सच में अपनी बहन के कातिलों को ढूंढना चाहती हो तो इसमें मिस्टर वैंग हमारी मदद जरूर कर सकते हैं। दूसरी ओर क्यूंग अपनी दादी माँ पर इस बात के लिए नाराज हो रहा होता है कि मेरी बीवी पर हमला हुआ है और उसकी जान गई है, और इस बात के लिए आपने उसी की फैमिली को ब्लेम किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें अभी छोड़ दें। तो उसकी दादी उसे समझाती है कि ये मेरी मजबूरी थी, मुझे ऐसा करना पड़ा, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाओ, जिससे कि सब कुछ संभाल सको और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। दूसरी ओर वो आदमी जिसे क्वीन पर अटैक करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, वो जेल के अंदर मारा जाता है। क्वीन ड्वैगर को जब ये बात पता चलती है तो वो गुस्से से कहती है कि इस बात का पता लगाओ कि इस साजिश के पीछे कौन है। दूसरी ओर युनकी मिस्टर वैंग से मिलने के लिए पहुंचती है और अचानक उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो बेहोश होने लगती है। तभी उसे एक आदमी आकर संभाल लेता है, जिसका नाम जॉसन होता है। जॉसन वही है जिसे किंग को रिप्लेस करने के लिए चुना गया था। जॉसन युनकी को अपने साथ अपने पैलेस ले आता है और उसका इलाज करवाता है। युनकी को देखकर वो एकदम शॉक रह जाता है, क्योंकि उसने इतनी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी थी। होश में आते ही युनकी रोने लगती है और कहती है मुझे बहुत तेज भूख लगी है, और जॉसन प्यार से उसे खाना खिलाने लगता है। उधर क्यूंग को ये जानकर बहुत दुख होता है कि बहुत ढूंढने के बाद भी उसके आदमियों को उसकी बीवी की लाश नहीं मिली है। वो किसी भी हालत में अपने बीवी के असली कातिलों का पता लगाना चाहता है, जिससे कि उसकी फैमिली को बाइज्जत बरी करवा सके। और तभी उसका सर्वेंट उसे बताता है कि इस काम में एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है, और वो है मिस्टर वैंग। तो क्यूंग कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो उससे मिलने में पर्सनली जाऊंगा। उधर युनकी भी ठीक होने के बाद वहां से निकलती है और मिस्टर वैंग से मिलने के लिए पहुंचती है, जिससे कि अपनी बहन के बारे में कुछ जान सके। और जब वो मिस्टर वैंग से मिलने पहुंचती है तो वहां उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। उसे लगता है कि ये वेल है, लेकिन एक्चुअल में वो क्यूंग होता है, जो अपनी बीवी के मर्डर्स के बारे में जानने के लिए पहुंचा होता है। इस जगह को बेओंग एजेंसी कहते हैं, जहां खबरें शेयर की जाती हैं लेकिन एक दूसरे को शक्ल नहीं दिखाई जाती। तो क्यूंग युनकी को ही खबर देने वाला समझता है और उसे सब कुछ बता देता है कि किस तरह उसकी बीवी का कत्ल हुआ, और अब उसके गनमैन का भी कत्ल जेल के अंदर ही कर दिया गया है। और वो चाहता है कि ये एजेंसी पता लगाए कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। तो युनकी कहती है कि हो सकता है इसके पीछे उस गनमैन के लीडर का हाथ हो। आपको बहुत जल्द ये सारी खबर मिल जाएगी। इसके बाद 3 दिनों के बाद आने की बात कहकर क्यूंग वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते उसे लगता है कि जैसे ये आवाज़ उसने पहले भी कहीं सुनी है। क्यूंग जब जाने लगता है तो युनकी उसका पीछा करती है और छिपके उसका चेहरा देख लेती है और पहचान जाती है ये तो किंग है, जिससे कि बचपन में उसकी मुलाकात हुई थी और अब उसकी बहन की शादी भी। इसलिए वो अपना चेहरा छुपाकर उसके पास जाती है और उससे कहती है कि ठीक 3 दिनों के बाद 9 बजे तुम मुझे यही मिलना। इसके बाद वो उसी ऑफिशियल जनरल के पास जाती है जिसने कि उसके पेरेंट्स का पता बताया था, और उससे कहती है कि एटलीस्ट किंग तो बुरा नहीं है, क्योंकि वो खुद मेरी बहन के कातिलों को ढूंढना चाहता है। तो ऑफिशियल कहता है कि ये रास्ता तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? तो उनकी कहती है कि मैंने उस जगह पर झांसी की भिखारियों को गनमैन बनाकर लेकर आया जाता है, अपने कई खबरी बिठा रखे हैं। बहुत जल्द मुझे कुछ खबर मिल जाएगी, और बहुत जल्द उसे एक आदमी से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उधर जब सभी ऑफिशियल्स को पता चलता है कि क्यूंग ने अपनी बीवी के माँ बाप को सिर्फ यहाँ से जाने के लिए सज़ा सुनाई है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उन्हें जान से मरवा देना चाहते थे। इसलिए वो लोग एक चाल चलते हैं और कोर्ट में क्यूंग के सामने कुछ ऐसे सबूत रखते हैं जिससे कि वो उसकी बीवी के पेरेंट्स को गलत प्रूव कर सकें। वो एक मेड को बुलाते हैं जो क्यूंग को आकर बताती है कि उसने क्यूंग की वाइफ और उसके पेरेंट्स के बीच में कुछ बातें सुन ली थी, और वो कुछ इस तरह से बातें कर रहे थे जैसे कि वो यहाँ सब कुछ बदलना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इस कंट्री पर लोगों का रूल हो। ये सुनकर क्यूंग को बहुत दुख होता है, और अब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि सब लोग उस पर प्रेशर डालने लगते हैं कि उन लोगों को जान से मारे जाने की सज़ा होनी चाहिए। दूसरी ओर उनकी जिसको किंग पर थोड़ा थोड़ा विश्वास था, जब उसे वो ऑफिशियल बताता है कि तुम उस पर इतना भरोसा मत करो, क्योंकि 10 साल पहले तुम्हारे पिता को जब यहाँ से निकाला गया था तो उस पेटिशन को साइन करने वालों में उसका भी नाम था। ये सुनकर उनकी को शौक लगता है।
और इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि किसी को भी इतनी आसानी से भरोसा मत करो। बेचारी युनकी का दिल टूट जाता है और वो सोचने लगती है कि क्या उसे किंग पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। बचपन में मिला वो प्रिंस जो उसकी यादों में अभी तक है, क्या वो भरोसे के लायक है? इसके बाद क्यूंग ऑफिशियल जनरल को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या वास्तव में ये जो बुक है वो कैंग के पिता ने ही लिखी है। क्या ये उन्हीं की सोच थी कि जो राज्य है वो हमेशा लोगों के हाथ में होना चाहिए और लोगों के पास ये शक्ति होनी चाहिए कि वो कभी भी राजा को बदल सकें। अब ऑफिशियल जनरल इस बात का क्या जवाब देता है ये तो यहाँ नहीं दिखाया जाता, लेकिन इसके बाद क्यूंग इतना ज़रूर समझ जाता है कि इस सब के पीछे कहीं ना कहीं उसकी माँ का हाथ है। क्यों को इतना परेशान देखकर उसका सर्वेंट उसे सजेशन देता है कि अगर आप सच्चाई का पता लगाना ही चाहते हैं तो उस मेड को पर्सनली बुलाकर उससे पूछ क्यों नहीं लेते कि उसने सच बोला था या झूठ। तो क्यों कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर उसका झूठ सामने आ गया तो मेरी माँ का सच भी सामने आ जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। और इसी के साथ मैं आज का पार्ट खत्म करती हूँ। गाइस स्टार्टिंग में एक दो पार्ट बोरिंग हो सकते हैं क्योंकि कहानी अभी धीरे धीरे जोर पकड़ेगी जब हमारे हीरो और हीरोइन का आमना सामना होगा, लेकिन तब तक थोड़ा सा इंतजार तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि मैं एकदम से कहानी को आगे नहीं भगा सकती, सारे पॉइंट्स मुझे आपको बताने ही पड़ेंगे। सो आई होप कि आप लोग इस बात को समझेंगे। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय सायोनारा एंड टेक केयर।